बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल 26 जून, जी हां 26 जून और 9 मई के दरमियान तकरीबन 45 दिन का वक्फा आता है और 45 दिन के अंदर जब इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर यह सवाल अब भी हल तलब है कि आर्मी एक्ट के तहत 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह मुकदमा ज़ेर समाअत है। आज 26 जून को भी इस मुकदमे में एक बार फिर हमने देखा कि बेंच टूटा, लेकिन 26 जून को इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ उसके साथ इस्लामाबाद के गिरदोनवा यानी रावलपिंडी में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो एक नैरेटिव है फ़ौज का, एक मौक़िफ़ है शुहदा की फैमिलियों का, उसे एक बार फिर दोहराया और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि 9 मई के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी और काबिले सज़ा हैं। सबसे अहम बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो पाक फौज का सबसे वो बड़ा इकदाम था जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स को 9 मई के वाक़यात में के हवाले से जो उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी थी उसमें नाकामी पर उनकी मुलाजमतों से बरतरफ किया गया। और ये भी मेजर जनरल अहमद शरीफ DGISPR ने बताया कि इन वाक़यात में जिन भी अफसरान के रिश्तेदार एक साबिक लेफ्टिनेंट, एक साबिक जनरल जो हैं उनकी नवासी, एक साबिक जनरल की अहलिया, एक साबिक जनरल के अहलिया और दामाद इस वक्त भी इन मामलात के हवाले से अंडर इंक्वायरी हैं और ज़ेर हिरासत हैं। उसके अलावा जो सबसे अहम नुक्ता था वो था 102 अफराद जिनके खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जा रही है, सिविलियंस, उन्होंने कहा वो भी जारी है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम जो मुकदमात हैं ये सिविलियन अदालतों से मुंतकिल हुए हैं आर्मी एक्ट को। तो एक बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि जो आर्मी कोर्ट को जो केसेस जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल पूछा जा रहा है, ये एक तरीके से उसका जवाब था। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, सुप्रीम कोर्ट की समाअत और आने वाले दिनों पर। जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उसमें इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान और नसरुल्लाह मलिक साहब। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान और नसरुल्लाह मलिक साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं न्यू न्यूज़ के। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, आज की प्रेस ब्रीफिंग को कितना अहम देखती हैं आप? देखिए, ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि ये इस बात के ऊपर जो है रोशनी डालती है कि जब तक आप अपने आइन को बहाल नहीं करते हैं, जब तक कि आप कुछ फैसले कौमी सलामती के कौमी हम आहंगी की बुनियाद पर नहीं करते हैं और बिलखसूस इस बात के ऊपर कि कुछ चीज़ों के ऊपर आप ये समझते हैं कि वो आपकी डेडलाइंस है, अगर आप उनका अहाता नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है आइन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक जो चीज़ें नाकाबिल तलाफ़ी हैं उसके ऊपर भी अगर आप नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं तो ये किसी भी रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये इस वक्त रियासत की बका के लिए, रियासत की सलामती के लिए और बिलखसूस उन तमाम लोगों के लिए जो अमन और अमान चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात के अंदर ये तकरीब कारी की उनको जो है बाय तकलीफ तक पहुँचाया जाए और कानून के ज़रिए ये काम किया जाए। मलिक साहब, आपके ख्याल में डॉक्टर मारिया सुल्तान ने जो बात की, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है, 45 दिनों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया क्योंकि वो अपनी जो उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी, जिन मकामात की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी, वो उसमें नाकाम रहे। पाक फौज पे हमेशा ये तनकीद होती है, हम देखते हैं कि पाक फौज पे पॉलिटिकल लोग तनकीद करते हैं चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हों, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो खुद एहतसाबी का अमल है वो सबसे ज़्यादा उसी इदारे में देखा जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप 9 मई के वाक़यात को देखें तो फौजी अफसरान के घरों पर और फौजी तंजीमात पर हमले किए गए। गोया जो हमला आवर थे वो जो है शोर मचा रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि फौज ने आज बहुत बड़ा कदम उठाया है। फौज ने अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। यानी एहतसाबी अमल का ये पीक हो सकती है कि हमला हुआ और उस हमले के दौरान जो स्ट्रेटजी इख्तियार की जानी चाहिए थी वो इख्तियार ना करने पर फौज ने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को बरतरफ कर दिया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गोया ये कि उस रोज जो फौज के अफसरान की कोताही हो सकती थी उसका एहतसाब का अमल मुकम्मल किया गया, प्रॉपर एक इंक्वायरी की गई और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद आज फौज के तर्जमान जनरल मेजर अहमद शरीफ ने इस बात को अनाउंस किया कि इन अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ फौज ने यह वाज़ेह कर दिया कि कोई भी सियासी जमात फौज की फेवरेट नहीं है, कोई फौज की पसंदीदा जमात नहीं है, कोई मखसूस ग्रुप फौज का फेवरेट नहीं है, बल्कि फौज तमाम सियासी जमातों को एक ही निगाह से देखती है और तमाम
पाकिस्तानियों और फौज के माबैन जो ताल्लुक है उसको तोड़ने की जितनी भी कोशिश की गई वो नाकाम हुई है। और दूसरा, जिस तरीके से ये मनसूबाबंदी की गई, अगर आप अल्फाज DGISPR के सामने रखें तो बड़े वाजे हैं। प्लानर्स और इसके लिए जो है मनसूबाबंदी करने वाले और लोगों को उकसाने वाले और इनके जो पीछे पसे पर्दा मुहरकात हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोया ये कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि फौज में साथ कितने ही अहम ओहदे पर फायज है, फौज के रिटायर्ड अफसरान का कितने ही अहम अफराद रहे हों, उनके अजीज़ो कारब भी अगर फौजी अफसरान के घरों पर हमले में मुलव्वस हैं तो वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। फिर साथ ही साथ ये भी वाजे कर दिया गया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो सबजुडिस मामला है, उस पे भी बाकायदा कानूनी मलिक साहब इस पे आपसे सेकंड सेगमेंट में सवाल करूंगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो एक चीज़ हमने देखी आज DGISPR ने दोबारा दोहराई, उन्होंने कहा कि एक साल से नौजवानों की जहनसाजी की गई, 9 मई के बगावत के लिए उन्हें तैयार किया गया और आज शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं वो हमसे सवाल पूछती हैं कि उन्होंने ये कुर्बानियाँ इसी दिन के लिए दी थी कि उनके शुहदा की जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती की जाए। देखिए, जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है कि जहां आपके शुहदा को बिलखसूस जो है आवाम के अंदर रुस्वा करने की कोशिश की जाए या कौमी तारीख के अंदर उनको उनके किरदार को मस्क किया जाए। जिन लोगों ने खून की कुर्बानी दी आपके दिफा के लिए, आप अगर उनको इज्जत नहीं दे सकते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप अपने किसी भी कौमी सलामती जो हदफ है उसको आप हासिल कर सकें। दूसरी बात यह है कि जब आप देखते हैं आईने पाकिस्तान में तो ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि आप अफवाज पाकिस्तान में उसको दिफा करेंगे, क्योंकि वो दिफाए पाकिस्तान यानी दिफाए मिलत के लिए भी काम कर रहे हैं। और इससे बढ़ के भी जो आप 5वीं तर्ज जंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप गैर रवायती जो है हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन के जरिए आप लोगों के अंदर तासुब पैदा करते हैं, जिससे मुल्क के अंदर फितना या इंतशार पैदा हो। और जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो जाहिर है एक वक्त आता है जब वो फिजिकली आपके साथ एक चैलेंज बनती है। जब वो फिजिकल चैलेंज बनती है तो जाहिर है वो कानून के दायरे में भी आती है और उसके खिलाफ जो है इकदाम भी होते हैं, और जो इस वक्त आपको देखने में नजर आ रहा है। मलिक साहब, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि सियासी अना के लिए और सियासी अज़ाइम के हुसूल के लिए एक साल से एक माहौल बनाया गया, तो उस सियासी जमात के खिलाफ भी आपको लगता है कि किसी स्टेज पे कार्रवाई हो सकती है जिस सियासी जमात ने यह माहौल बनाया? मेरे ख्याल में फौज ने आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो उन सियासी रहनुमाओं या उन सियासी कारकुनों के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर होगी जिन्होंने ये माहौल बनाया, इसकी मनसूबाबंदी की, इसको एग्जीक्यूट किया और इस सारे मामला के अंदर जो लोग मुलव्वस रहे हैं। अब जैसे कि DGISPR ने किला बाला सार का जिक्र किया कि वहाँ पर आतिशी अस्ते से फायरिंग की गई, कोर कमांडर हाउस जिला उस पर हमला किया गया, अंदर जाकर तोड़ फोड़ की गई। इसलिए उस वाक़यात के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सीनियर फौजी रिटायर्ड अफसरान के अजीज़ व अकारा भी क्यों नहीं है, वो मुकदमात से नहीं बचेंगे, सजा से नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि PTI की वो लीडरशिप जो इस सारे मामला के पीछे थी, जिसके बारे में आज DGISPR ने ये भी कहा कि कई सालों से ये माहौल बनाया गया कि अपनी ही आवाम को फौज के मुकाबले खड़ा किया जाए, ये जहन साजी की गई। फिर जहन साजी करते हुए 9 मई के वाक़यात के लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। तो मैं समझता हूँ अब घेरा तंग होगा इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द। इमरान खान साहब और उनकी लीडरशिप जो है वो इन वाक़यात के अंदर मुलव्वस है, इन वाक़यात को सपोर्ट करती रही है और इवन इन वाक़यात के रोज़ भी जो इमरान खान साहब के बयानात हैं, अगर आप उनकी ही तहकीकात कर लें तो उससे अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि फिर लोग कहाँ जाते एहतजाज करने। जब मुझे गिरफ्तार कर दिया गया था तो जाहिर बात है कि लोग फौजी अफसरान के घरों पर जाते, GHQ जाते, कोर कमांडर हाउस जाते। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए ये इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होगा, उनको इन मामलात को, इन मुकदमात को पेश करना पड़ेगा और इमरान खान साहब की सियासत के लिए ये इंतहाई खतरनाक जो है अमल का आगाज हो चुका है, जिसमें वो पूरी तरह के तरीके से फंस चुके हैं और इन मामलात से वो निकल नहीं पाएंगे। और तमाम वो सियासी लीडर जो उस लिबर्टी से लेकर लाहौर की अगर बात की जाए, कोर कमांडर हाउस तक
नारे लगते गए कि आए कोर कमांडर हाउस चलें और हमने कोर कमांडर हाउस पर कब्जा करना है। जो जमान पार्क से लेके जो जमान पार्क से लेके मलिक साहब आपने कहा कि कोर कमांडर हाउस पे लाहौर जिना जो हाउस है वहां तक या किला बालासार या GHQ तक न सिर्फ हिदायत दे रहे थे बल्कि एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत से ऐसे रहनुमा थे जो हमने देखा कि मौजूद थे। नसरुल्लाह मलिक साहब आप हमारे साथ रहिएगा, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दो बातें बहुत हमें वाज़ेह नज़र आती हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि तजाद भी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरी करेक्शन कीजिएगा। एक चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि 9 मई के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी हैं और काबिले सज़ा हैं, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि पॉलिटिकल डायलॉग, तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई का हवाला दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जिसमें यह कहा गया कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठें और कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करें और पाक फौज उसकी हिमायत करेगी। तो इन दो बातों को नसरुल्लाह मलिक साहब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में फौज ने कभी इस बात का फैसला नहीं किया कि पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आप पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसमें आप देखें तो उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर सियासी मामला को तय करें, फौज का इन सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज आज भी उसी, मेरे ख्याल में अपने उसूली मौके पर कायम है कि सियासी इस्तेकाम जो है सियासी जमातें डायलॉग के जरिए जो है वो पैदा कर सकती है। अलबत्ता ये कहना कि उन लोगों से मुज़ाकरात की बात फौज ने की है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, तो मेरे ख्याल में ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दुरुस्त नहीं है। फौज ने तो वाज़े तौर पे कह दिया है कि फौज के अंदर कोई अगर जितने ही बड़े ओहदे पर फायज हो उसके खिलाफ इक़्तिसादी अमल जो है वो मुकम्मल किया जाता है और किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि फौज ने साथ साथ इसका भी तज़किरा जो किया है कि 10-12 के जो हैंडलर्स थे और जो 5-6 लोग हैं इसके प्लानर थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वो लगता ही है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 प्लानर्स जो हैं इसके, वो कौन कौन अपराध हो सकते हैं, मेरे ख्याल में उनके नाम भी जल्द सामने आ जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, एक जो सबसे अहम चीज़ आज हमें नज़र आई जिसमें उन्होंने ये बताया DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कि जो भी मुकदमात तकरीबन 102 उन्होंने बताया कि शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल हो रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत और ये सिविलियन अदालतों से होकर आए हैं, तो ये एक तरीके से आप समझते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं उस हवाले से बहुत अहम था उनका ये जुमला? देखिए, मेरे ख्याल में वो दो चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सारे सिविल अदालतों से होकर आया, यानी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों ने ये केस रेफर किए हैं। दूसरी बात ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगरचे उन्होंने कहा कि मैं जो सबजुडिस मामला है उसको कानून की हद तक अपने आप को महदूद रखूंगा, लेकिन हालात के पेश नज़र ये देखा जाए कि तमाम उन लोगों को बाकायदा इंसाफ के लिए जो सारे तकाजे हैं वो उनको हासिल होंगे, उन्हें बाकायदा जो है वो इन मुकदमात के अंदर उनकी जो उनका मौक़िफ़ है उसके लिए भी उन्हें तमाम जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अलबत्ता ये सारे केसेस जो है ये रेफर हुए हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ, और मिलिट्री कोर्ट्स अभी कायम नहीं हुई बल्कि इससे पहले से काम कर रही हैं, मुकदमात में पहले से फैसले दे चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस बात की वजाहत तो कर दी है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है क्योंकि मामला ये सबजुडिस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, लेकिन इन तमाम अपराध के खिलाफ जिनके खिलाफ फौज की जो अपनी 2 तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, और जो बाकी लोग जिनका जिक्र किया गया कि ये सीनियर अफसरान, रिटायर्ड अफसरान के दामाद, उनकी नवासी, ये लोग भी उस जो है ट्रायल से उस कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाए गए हैं, ताकि कोई जवाज ये ना बचे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो एक तरफा की गई है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला आ सकता है कि प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी, लेकिन मुकदमात चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही। अलबत्ता अपील का राइट, जैसा कि पहले भी अपील का राइट हुआ है, फौजी अदालतों से फैसलों के बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया है, तो इन फैसलों के खिलाफ भी अपील का राइट फौज नहीं रोकना चाहती, बल्कि फौज चाहती है कि अगर किसी प्रोसीजर के तहत
किसी को अपील का हक होगा तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। मलिक साहब, आप बहुत सी चीज़ों से बाखबर है। हमें नज़र आता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपने इन कारकुनों के इक़दामात का दिफा किया बल्कि वो इस पर डटे भी रहे, लेकिन आजकल ज़रा उनकी टोन हमें चेंज नज़र आती है। वो मीडिया पर भी ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने आज दोबारा एक बार दोहराया कि जो भी गुफ्तगू होनी है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान होनी है। तो आपकी मालूमात के मुताबिक कोई कोशिश हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई राब्ता हो, या अब तक जितनी कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम है? मेरे ख्याल में जो आखिरी राब्ते हुए थे वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कोशिश की थी कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की जाए। इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया गया था और तब भी आरिफ अलवी साहब को ये पैगाम दिया गया था कि हुकूमत वक्त के साथ PTI अपने मुज़ाकरात करे, अपनी बातचीत करे। अगर इलेक्शन की तारीख तय होनी है वो भी हुकूमत के साथ बैठ के तय होनी है। अगर निगरान सेटअप की बातचीत होनी है तो वो भी हुकूमत के साथ ही बैठकर PTI जो है अपने मामला तय कर सकती है। अलबत्ता इमरान खान साहब उस वक्त भी, आपको याद होगा कि नई फौजी क़यादत के हवाले से एक दिन तो कहते थे कि भाई न जाने उन्हें किसने मेरे खिलाफ किया है, मैं तो चाहता हूँ उनसे बातचीत करूँ और मामला को तय किया जाए। लेकिन अगले रोज़ ही जिस तरीके से वो आर्मी चीफ या ISI के सीनियर अफसरान के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, दर हकीकत इमरान खान साहब कुछ भी करते रहे कि बात हो जाए, बातचीत हो। दूसरी तरफ फौज को अंडर प्रेशर करने के लिए वो बयानबाजी भी करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फौज का मौक़िफ़ तो नई क़यादत आने के बाद बड़ा वाज़ेह था कि इमरान खान साहब के साथ फौज मुज़ाकरात नहीं करेगी। इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के साथ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। फौज का इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब शुरू में तो ये कहते रहे कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने सियासी जमातों से बातचीत करने की कोशिश की तो 9 मई के बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी उन्हें वाज़ेह जवाब है कि अब उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों का मामला हो, कौमी असम्बली का मामला हो, हर मौके पे मैं समझता हूँ गलत कार्ड खेलते चले गए, जिसकी वजह से आज उनको इस सूरत हाल का सामना है कि आज इमरान खान साहब के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी पार्टी तकरीबन टूट चुकी है, तितर बितर होती नजर आ रही है, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। और जो ब्लॉगर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनकी बुनियाद पर वो फौज के खिलाफ या रियासती मामला के खिलाफ कंपेन चलाए हुए थे, आज वो भी उनके साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारा तन्हाई का अमल इमरान खान साहब ने खुद अडॉप्ट किया और वो इसी कोशिश में रहे कि किसी तरीके से ये सोशल मीडिया थ्रेट इस्तेमाल करके वो फौज को और इदारों को जो है वो नीचा दिखाने में कामयाब हों और अपनी मर्जी के फैसले करवा सकें। आर्मी चीफ की तैनात से पहले भी उनकी मूव ऐसी थी जो नाकाम गई और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी उनकी जो मूव थी वो बुरे तरीके से नाकाम हुई। मलिक साहब, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा DG ISPR साहब ने जो मेंशन किया उसमें था कि अंदरूनी इंतशार को अगर ना रोका गया तो बैरूनी इंतशार भी इसके साथ मुंसलिक होगा और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो आपके ख्याल में जो अंदरूनी इंतशार था उसका कोई बैरूनी लिंक आपको नज़र आता है या नहीं, सिर्फ आपको नज़र आता है कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए था, नौजवानों को सिर्फ अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाना था? मेरे ख्याल में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी इदारों के पास जो सोशल मीडिया पे खासतौर पर कैंपेन चली, उसके लिए बड़ी भरपूर फंडिंग की गई। बाज़ ऐसे ममालिक की तरफ से फंडिंग की है जो पाकिस्तान दुश्मन करार दिए जाते हैं और पाकिस्तान की दुश्मनी में उन्होंने हमेशा जो है इस किस्म के मामलात में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुआज़राई की है। तो लगता ये है कि कुछ आइंदा जो है आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हक़ाइक़ के सामने आ सकते हैं। ये सोशल मीडिया फंडिंग थी, सोशल मीडिया की जो कैंपेन थी, बाहर बैठे हुए लोग जो फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, उनको किन किन ममालिक से माली सपोर्ट हासिल की और ये किस एजेंडे पे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता ये है कि जो उनसे बाहर बैठे लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का शुरू हो सकता है।
अच्छा मलिक साहब, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं पिछले हफ्तों की कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जब पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल मकासद हासिल नहीं कर पाती तो दो वकला रहनुमा में नज़र आते हैं, सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब, और वो आते हैं चीफ जस्टिस से, उनकी इन चैम्बर मुलाकात होती है, उसके अगले ही दिन दरख्वास्त जो है ना इंटरटेन हो जाती है। आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर अपने पॉलिटिकल मफादात जब पॉलिटिकल मैदान में हासिल नहीं कर सका तो वो किसी वकला तहरीक या अदालत के पीछे छुपने की एक कोशिश कर रहा है? मेरे ख्याल में माजी में भी इस किस्म के मामला होते रहे। आपने देखा होगा एतजाज हसन साहब को लाहौर से जब इलेक्शन लड़ते थे तो तब उनके बैनर्स के ऊपर लिखा होता था कि बेनज़ीर का वकील, नवाज शरीफ का वकील, बेनज़ीर का भाई। तो मेरे ख्याल में चूंकि वो जो सियासी अमल है उससे बाहर हो चुके हैं एतजाज साहब, वो समझते हैं कि अगर वो इस किस्म के मामला के अंदर इन्वॉल्व होके कम अज़ कम दोबारा से कुछ सियासी जो मुकाम है, मर्तबा है, उसको हासिल कर सकते हैं। यही मामला कुछ लतीफ़ खोसा साहब का है। उनके लिए भी पार्टी में आप कोई इतनी कोई बेहतर गुंजाइश मौजूद नहीं रही, जिसलिए अब वो अपनी पार्टी से भी समटाइम इख्तिलाफ करते हुए नजर आते हैं। और उनकी कोशिश ये थी कि शायद अगर पीटीआई जो है इस क्राइसिस से निकल जाए तो पीटीआई के लिए जो है उनकी वहाँ पे कोई जगह ये प्लेसमेंट बन सकती है। तो मेरे ख्याल में वकला में ये इख्तिलाफ भी माजी में भी रहा है, वकला के जड़ी बंदियाँ भी रही हैं और उसी जड़ी बंदियों को सियासी जमातें इस्तेमाल करती हैं। आज वो जो पीटीआई के हामी वकला हैं वो इस सारे अमल के खिलाफ जो है इमरान खान साहब के साथ देने की बात करते हैं, बाकी वकला उनकी मुखालफत करते हैं। मेरे ख्याल में बार को जो है इस तरीके से पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, खा मुस्लिम लीग नवाज हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा पीटीआई हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो तंजीमें हैं वो वकला की तंजीमें हों, वो साफियों की तंजीमें हों या बाकी मुख्तलिफ जगहों की तंजीमें हों, वो बहरहाल अपनी पोलिटिकल जो मोटिवेशन है उसके मुताबिक फैसले करती हैं। मलिक साहब, आपने जिस तरह कहा कि एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा पॉलिटिकली आपको इररेलेवेंट नज़र आते हैं इस वक्त, तो वो रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ईद के बाद आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेलेवेंट नज़र आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, या इन्हीं की तरह इररेलेवेंट होने जा रहे हैं? इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और यही बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं जो ख़ास तौर पर इलेक्टेबल्स हैं वो इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता भी नहीं चल रहा कि लोग कितनी तेज़ी से उनको छोड़ के जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों को अब नज़र आता है कि पीटीआई के चेयरमैन का चूँकि सियासी मुस्तकबिल इस वक्त तारीख है, इसलिए वहाँ अब रुके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इन केसेस के हवाले से उनका बचना बड़ा मुश्किल है। वो जितनी भी कोशिश करते रहे, लेकिन पहले वो इस ढाल को इस्तेमाल करते थे कि वो कारकुनों को लेकर अदालतों के बाहर आ जाते थे, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं रहा कि इमरान खान साहब कोई अदालतों पर दबाव डाल सकें या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई अवामी बड़ा जलसा कर सकें या इज्तिमा कर सकें। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं, जो बिलाखिर उनके मुकदमात के हवाले से उनके लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है और 9 मई के वाक़यात के मामलात हैं उस पर अपनी राय दी। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले नसरुल्लाह मलिक साहब हमें जो है ना सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा भी बता रहे थे कि क्या होगा और शाराए दस्तूर पर अदालती फ़ैसला क्या हो सकता है, उस पर मुफस्सिल राय दी उन्होंने। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक बेहतरीन तज्जिया रखते हैं, बेहतरीन नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आज DGISPR ने एक बहुत अहम जुमला कहा कि अंदरूनी इंतशार को अगर ना रोका गया तो ये बैरूनी इंतशार से जा मिलेगा। इससे क्या मुराद ली जा सकती है? जी, बहुत अहम मैं समझता हूँ और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये, क्योंकि उन्होंने दरअसल जो एक मुल्क दुश्मन एक हिकमत अमली थी उसके सारे पहलू और सबूत आज आवाम के सामने रहे। देखिए, ये जो 9 मई का वाक़या था ये कोई हादसा नहीं, इत्तफाकी वारदात नहीं, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश का एक हिस्सा था जिसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू जो है वो
दाखिली है। मैं क्विकली उसको आपके सामने रख देता हूँ। सही। पहला पहलू ये है कि आपकी जो पाकिस्तान की फौज है उसकी जो इज्जत और एहतराम हमारी कौम के दिल में है उसको नफरत से तब्दील करना, ये पहला उसका ऑब्जेक्टिव था, एक इंतहाई इश्ताल अंगेज बयानिए के जरिए। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाक फौज की क़यादत और उसके रैंक एंड फाइल और जो उसके अफसरान और जवान हैं उनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना और उनके मोराल को कम करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा पहलू ये था कि हमारी आम आवाम जो है उनकी और फौज के दरमियान एक जो रिश्ता है उसको और एक इंतशार पैदा करना और उनके दरमियान खलीज हायल करना, ये तो दाखिली इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ पाकिस्तान फौज ने फेस। मोहम्मद अली साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने जो 3 फैक्टर्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और जैसा कि हमने देखा DGISPR ने आज ये कहा कि 9 मई के वाकयात में जो भी अनासिर, चाहे वो मास्टरमाइंड्स हैं, चाहे वो मंसूबा साज हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन एक अहम बात उन्होंने ये भी कही कि ये सब कुछ एक सियासी मकसद के लिए किया गया। तो जिस सियासी रहनुमा या सियासी जमात ने ये किया, उस रहनुमा या जमात के खिलाफ, खासकर मैं आपसे कहूंगा कि उस सियासी सोच के खिलाफ कार्रवाई होती हुई आपको नजर आती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं क्विकली आपके पहले सवाल का एक मुख्तसरन जवाब देकर इसकी तरफ आता हूँ। जो इंटरनेशनल प्रॉन्ग था इस साजिश का वो बहुत अहम है, क्योंकि उसका मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की तशवीश में इजाफा करना और पाकिस्तान के ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव लाना, ह्यूमन राइट्स का एक फेक नैरेटिव डेवलप करके एक ऐसे टाइम पे हमारे माली, माशी और सियासी मसाइल में इजाफा करना जबकि हम दाखिली सतह पे सियासी और माशी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल प्रॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्विकली आपके सवाल की तरफ आते हुए कि अब होगा क्या, देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैसेज है वो तीन अंदाज में दिया गया है। पहला मैसेज जो है वो हमारे अदालती निज़ाम को है, दूसरा मैसेज जो है हमारी हुकूमत वक्त को है, और इसका जो तीसरा पहलू है वो ये है कि कौमी सलामती, अदालती निज़ाम और जो सियासी मामलात हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो कौमी सलामती है उसके ऊपर पाक फौज बिल्कुल समझौता नहीं करेगी, नंबर 1, लेकिन उनको करार वाकई सही वो ये है कि जो सियासी मामलात हैं वो हुकूमत वक्त और सियासी जमातों ने मिल बैठ के हल करने हैं, उसका कौमी सलामती या अदालती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। ठीक हो गया। सैयद मोहम्मद अली साहब, जो सबसे अहम बात अगर हमें नजर आती है आज के दिन के हवाले से, हम देखते हैं 9 मई से 26 जून तक सिर्फ 45 दिनों में हमें यह नजर आता है कि पाक फौज ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है। आपके ख्याल में ये क्वेश्चन मार्क नहीं है सिविल जुडिशरी के लिए कि 45 दिनों में उन्होंने जो भी इकदामात करने थे, जो भी इंक्वायरीज थी कर ली, लेकिन 45 दिन गुजरने के बाद भी हम ये सियासी सवाल पूछ रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो मामलात हैं उनका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है या नहीं, और मुकदमा अभी तक ज़ेर समाअत है? देखें, जहाँ तक कानूनी पहलू है आर्मी एक्ट का या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, तो मैं आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पाकिस्तान के आईनी और कानूनी ढांचे का एक अहम हिस्सा है। इसका ताल्लुक उन जराइम से है, उनकी नौइयत से है। इसका ताल्लुक कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है कि किसी को आपने शायद सजा देना आपका मकसद है। असल मकसद ये है कि जो जुर्म की नौइयत है वो कौमी मफाद, कौमी सलामती के खिलाफ जो काम किया जाए, कौम के खिलाफ लोगों को उभारा जाए, फौज के खिलाफ लोगों को उभारा जाए, या कौमी अमलाक जो मखसूस सजाएं हैं उनका बेहतर अंदाज में जो कौमी सलामती के इदारे हैं इदराक भी रखते हैं, उनके मामलात को समझते भी हैं और उस पे वो सजा भी दे सकते हैं। तीसरा पहलू ये है कि उसकी अगर उस पे जो राइट ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस है, वो तमाम जो मुल्जिमान हैं उनको हासिल चाहिए। उसमें फौज से उनको ना तवक्को करनी चाहिए, ना उसको मुलविस करना चाहिए।
सही। आपकी बात से ये लगता है कि पॉलिटिकल डायलॉग दीगर मामलात पर हो सकता है। 9 मई पर कोई मुज़ाकरात, 9 मई के मामलात पर कोई रिलीफ आपको लगता है कि मिल सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कह देता हूं कि पॉलिटिकल डायलॉग में फौज शामिल नहीं है और ना होना चाहती है। जब आप देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, देयर आर 3 फोरम्स जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, हमारे न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम और डिफेंस के जो आला तरीन 3 कमेटीज हैं, जिसमें आला सियासी और फौजी क़यादत मिल के फैसले करती है, उसके फोरम्स हैं। एक उसका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक फोरम है, एक नेशनल कमांड अथॉरिटी एक फोरम है, एक डिफेंस कैबिनेट कमेटी उसका फोरम है, जिसका मकसद रियासत के तमाम पिलर्स का मिलकर फैसले करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन लीडर या कोई सियासी जमात के लोग जो हैं वो फौज की इंटरवेंशन इनवाइट करें। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दो चार चीज़ें जो बहुत अहमियत की हामिल हैं, वो बार बार डीजी आईएसपीआर ने इसी बात को एम्फसाइज़ किया, जो शोहदा की फैमिलीज़ के एग्रीवेंसेस हैं और जो शोहदा की फैमिलीज़ सवाल पूछती हैं सिपह सालार से और जो फौज के रैंक एंड फाइल से। तो 9 मई के मामलात को आपको लगता है कि सिविल जुडिशरी हो या जो सिविलियन हुकूमत हो, 45 दिनों में जो एक एग्जाम्पल सेट की है अपने अंदर, जो इंसाफ का निज़ाम दिखाकर पाकिस्तान आर्मी ने, क्या इसी तरह की कोई चीज़ हमें सिविलियन साइड पे भी नज़र आती है? देखिए, मैं समझता हूं कि फौज ने मोरल हाई ग्राउंड पे एक बहुत बड़ी और अहम और टाइमली मिसाल सेट कर दी है, एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि देखें, 4 स्टार जनरल जो हाईएस्ट लेवल होता है पाकिस्तान आर्मी का, अगर उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी इसमें मुलविस हों तो उनको भी माफ नहीं किया जाएगा। एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को तरफ किया जा चुका है, कई जनरल्स और ब्रिगेडियर्स जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई अकरबा परवरी नहीं है, बल्कि जस्टिस हो भी रहा है और जस्टिस होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो उम्मीद ये की जाती है कि इसी तरह जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है और जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो किसी आलमी दबाव में या क्या किसी सियासी मफाद के ज़ेरे असर आए बगैर कौमी सलामती के मफादात का दिफा भी करेगी और उस पर जो लोग हमलावर हैं उनको करार वाकई सजा भी देगी, ताकि आइंदा इस किस्म की हरकत का कोई मुर्तकिब ना हो सके। शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो अनासर हैं, चाहे वो उसके मनसूबा साज हैं, मास्टरमाइंड हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कल कोई और सियासी कुव्वत इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है और ये बहुत अहमियत की हामिल बात है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।